नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और इत्तेफाक से आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं जिन्होंने 2025 का आगाज भारत के उज्जवल भविष्य और उज्जवल वर्तमान के साथ किया है। सुधांशु मित्तल जी, नमस्कार। और खो खो टीम या खो खो के लिए भारत की महिला और पुरुष टीम के हवाले विश्व कप करने के लिए ढेरों बधाई। बहुत धन्यवाद आपका आलोक जी, आपने तो हमेशा ही समर्थन करा है भारतीय खेलों का, इसलिए आज के लिए आपका धन्यवाद। ये कैसे संभव हुआ, मुझे ये बताइए, खो खो की कहानी बताइए और खास करके इसलिए बताइए कि मैं 2 शताब्दियों का मिलन देखता हूँ। 1928 में एम्स्टर्डम में भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक जीता था। इस बार तो वर्ल्ड कप जीते हैं और वहीं से हॉकी के तौर पे जाना गया कि भारत का जो गेम है वो भारत के हाथ में होना चाहिए। और आपने खो खो को ला करके बता दिया 40 देशों के बीच में, या उससे ज्यादा देश हैं इसमें देखिए 55 देश खेलते हैं। पहली बार 2036 में बर्लिन ओलंपिक्स में एक डेमोन्स्ट्रेशन खेल की तरह 1936 सम्मिलित थी जी। लेकिन उसके बाद 2 बार ओलंपिक हुए नहीं और फिर ये लुप्त हो गए जी। खो खो को एक पिछड़े से खेल की तरह देखा जाता था। उसको मेन स्ट्रीम गेम जिसको कहते हैं, क्योंकि वो ओलंपिक गेम जो होते हैं वो या एशियन गेम होते हैं वो मेन स्ट्रीम ओलंपिक गेम्स माने जाते हैं। तो जब मैंने अध्यक्षता संभाली तो एक स्वप्न था कि इतना व्यापक स्तर पर खेले जाने वाला खेल हिंदुस्तान के किसी गांव में चले जाइए, गली कूचे में चले जाइए, मोहल्ले में चले जाइए, धानी चौकी में चले जाइए, आपको ये खेल दिखेगा। क्योंकि इस खेल में खेलने में पैसे लेते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए था, तो जहां मिले 4 लाख वहां चलो खेल खेल ले। ऐसे खेल को मेन स्ट्रीम खेल ना होना ये मुझे स्वीकार्य नहीं था, इसीलिए ये सफर चालू। कब आप बने, थोड़ा सा मुझे बताइए। 2017 में जी, मैं 2017 में अध्यक्ष बना इसका, फेडरेशन का, खो खो फेडरेशन का। और उसके बाद से ही फिर ये हुआ कि इस खेल को कैसे बढ़ाया जाए। तो 2 अप्रोच होती हैं। एक क्या होता है कि आप नीचे से ऊपर लेके जाइए खेल, धरातल पे इतना व्यापक स्तर पर इसको आप आयोजित कर दीजिए कि धीरे धीरे बढ़ जाएगा। दूसरा था कि ऊपर के स्तर पर करिए और फिर इसको नीचे आने दीजिए, तब फिर नीचे ये विकसित भी हो जाएगा और जो संगठित भी हो जाएगा। हमने ऊपर वाला तय करा। तो सबसे पहले इसमें हमारा अल्टीमेट खो खो के नाम से लीग चालू करी हमने। तो 2 सीजन हो चुके उस लीग के, और लीग को देख के एकदम से खेल में चमक आई। ये लीग किस लेवल का, कैसा था? लीग में 6 टीमें होती हैं और पहले लीग की जो सीजन था वो पुणे में था और दूसरा जो था वो भुवनेश्वर कटक में था। इसके माध्यम से एक लोगों में जागृति आई कि खो खो भी खेल। मेरा इस इंटरव्यू का साक्षात्कार का पर्पस है सुधांशु जी कि खो खो के बारे में लोग, हर गांव के लोग जान जाए। यूट्यूब चैनल के तौर पे हम गांव के लोगों के भी ज्यादा प्रिय होते हैं, और जो आपका काम है और उसमें कैसे इस देश की आबादी या हिंदी बोलने वाली आबादी शामिल हो सकती है, इससे थोड़ा स्टेप बाय मुझे बताएं। खो खो जो है आज के दिन 680 जो जिले हैं हिंदुस्तान के, उसमें हमारा संगठन है। जो भारतीय खो खो संघ है उसका संगठन जो है 680 जिलों में है और वहां पे खेला जाता है संगठित तौर पर। खेला तो हर जगह जाता है, लेकिन संगठित तौर पर जो खेलना है वो जी। इसीलिए खो खो की ख्याति और लोकप्रियता अब बढ़ी हुई है। दूसरी बात यह है कि हमने इसका मॉडर्नाइजेशन करा, आधुनिकीकरण करा। क्यों? क्योंकि जो पुराना खेल था खो खो का, वो जो टेलीविजन पे देखते थे वो उतना आकर्षण नहीं करता था। उसका लंबा कोण ज्यादा लंबा था, 9 खिलाड़ी एक साथ आते थे जी, जो उनकी चेजर हुआ करते थे। हमने उसको छोटा कर दिया और चेजर को 9 की जगह 7 कर दिया। तो 6 बैठते हैं, पहले 8 बैठते थे। तो वो जो कट डाउन करा तो टेलीविजन के फ्रेम में वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि इसको हमने जो है स्पेक्टेटर फ्रेंडली होना बहुत जरूरी समझा और उसी हिसाब से स्पेस को हमने डेवलप कर मानक आपने तय किया कि क्या नए रूल्स वगैरह तय किए, और वो सारे रूल्स इस हिसाब से करे गए कि जो दर्शक देख रहा है उसके लिए अत्यंत मनोरंजक खेल दिखना चाहिए।
राइट। तो वो उसमें हम ये तो भारत में, और बाकी विश्व के देशों को आपने इसमें शामिल किया, वो कैसे संभव विश्व हुआ? में कोविड के दौरान यहाँ पे कैंप लगा हुआ था, जिसमें 60 कोच आए हुए थे। अच्छा। ये कोच यहाँ पे कैंप मतलब कोविड की वजह से फंस गए यहाँ पे, और फिर अगले 8 महीने तक वो हिंदुस्तान में ही रहे। हिंदुस्तान में रहने की वजह से खेल के प्रति उनका आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ गया। 6 से 60 जिलों में खिला रहे हैं, लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप तो फिर क्या हुआ कि कोविड के दौरान ये 60 जो कोचेज आए हुए थे, ये फंस गए यहाँ। ये किस गेम के कोच थे? ये अलग अलग खेलों के कोचेस थे, जो कि एथलेटिक्स से या वॉलीबॉल से या जो इस तरह के खेल से उनसे जुड़े हुए थे। ये कोचेस आके यहाँ फंस गए, और फंस गए तो 8 महीने तक हिंदुस्तान में रहे। उस समय का हमने सदुपयोग करा। अच्छा। और पूरा इनको खो खो के बारे में इतना जागरूक कर दिया, इतना उत्साहित कर दिया कि वापस गए, और फिर अलग अलग देशों में जाके उन्होंने खो खो बढ़ावा दिया। आज 55 देशों में खो खो खेला जाता है। अच्छा, ये जो अभी आपने विश्व कप किया, ये कोविड का दिन है, कोविड के क्राइसिस कोविड क्राइसिस के दिन है। तो 55 देशों में खेला जाता है, और हमारा ये उद्देश्य है कि इस साल के अंत तक हम इसको 90 देशों में लेके जाएं। लेकिन भारतीय जो महासंघ है, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब में तो पहले खेला जाता होगा, पहले पुराना खेल ये पुराना इन सब में था। मतलब बांग्लादेश में खेला जाता था, पाकिस्तान में खेला जाता था। स्वाभाविक तौर पर नेपाल पे जो हमारा महाद्वीप है, उसमें जो सब कॉन्टिनेंट हमारा, उसमें तो खेला जाता था, लेकिन विश्व भर में भी खेला जाता था। तो अब इन्होंने जाके वहां पे खेल को इंट्रोड्यूस करा, वहां पे खिलाना चालू करा, और उसका नतीजा ये है कि आज हमारे यहाँ 24 ओरिजिनली जो था वो 24 देश थे, जिसमें 23 देश विदेश से आ रहे थे, और एक हम थे। आप सोचिए कौन कौन से देश? अमेरिका, ब्राजील, पेरू, अर्जेंटीना, फिर घाना, कीनिया, युगांडा और साउथ अफ्रीका। तो बाय ग्रेस आपको सब यहाँ मिल गए इनके सारे। उसके बाद चालू करते, उसके बाद आया जर्मनी, हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उसके बाद मलेशिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, इधर साउथ कोरिया हुआ, उधर ईरान हुआ, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका भी हो गया, और नेपाल और भूटान। तो इस तरह सारी जगह से ये जो आए देश, इनमें ये खेल लोकप्रिय हुआ, क्योंकि ये बड़ा, जैसे मैंने कहा कि मास स्पोर्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगने की वजह से आसान खेल है खेलने के लिए। ये सुधांशु जी, मुझे ये बताए, 2017 में आप बने फेडरेशन के अध्यक्ष, और कोविड आया 2 साल के बाद 2020 में, और वो दरमियान आपको मौका मिल गया कि उसको विश्व प्रसाद दे पाए, और वो बाय ग्रेस आपको आपके वो ट्रेनर मिल गए, या जो भी कोचेस हैं यहाँ फंसे हुए मिल गए, और उनको आपने भारतीय खो खो संघ ने, महासंघ ने उन तक ये चीजों को ले जाए। कोचेस थे, ये जब बाहर गए तो अलग अलग देशों में इन्होंने फैलाया इसको, और उसी का नतीजा देखिए, 55 देश खेलते हैं। अगर ये विश्व कप है, विश्व कप में फॉर्मेट होता है, उसमें आप हर देश को नहीं गिरा सकते, उसमें हर कॉन्टिनेंट का एक कोटा होता है। तो जैसे पूरे अमेरिकी कॉन्टिनेंट है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों इंक्लूडेड है, उनमें 4 का कोटा था। तो इसलिए अमेरिका आया, साउथ अफ्रीका वो आया, मैक्सिको या ब्राजील आया, उसमें पेरू आया, और अर्जेंटीना आया। कोटा हुआ जी। ऐसे ही अफ्रीका का कोटा है। अफ्रीका में जबकि हमारी सदस्यता 10 देशों की है, लेकिन 4 ही आ सकते थे। तो साउथ अफ्रीका आया, घाना, कीनिया, युगांडा, फिर यूरोप का भी फिर वही था। यूरोप में बहुत 10 देश खेलते हैं, लेकिन ये रहा कि भाई उन्हीं टीम को ला सकते हैं जो कि अच्छे हैं वहाँ के। तो आए 4 आए, जर्मनी, हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड। तो ये इस तरह हर महाद्वीप से कोटे के हिसाब से लोगों को लाया गया, और मुझे खुशी है कि एक ऐसा मंचन हम लोग करने में सफल हुए, जिससे कि इसमें बात बता रहे थे, रीच आउट किया आपने इंटरनेशनली, बहुत सारे टीमों को इनरोल किया आपने, कोविड आपके लिए ग्रेस के तौर पे आया। अब कितने देश हैं और क्या? 55 देश हैं, और ये देश जो है ये सब इसलिए नहीं आ सकते, जैसे मैंने आपको समझाया कि हर
कंटेंट का कोटा है, तो वो नहीं आ पाए, जिसकी कि मतलब उनके प्रतिनिधित्व हुआ हर कॉन्टिनेंट का। ये बड़ी बात। विश्व के 6 कॉन्टिनेंट्स की टीमें आना, अभी तक किसी भी इंडिजिनियस गेम को ये महारत हासिल नहीं है। कबड्डी को भी नहीं है। तो अब जो है, जो जिस भव्यता के साथ इसका मंचन हुआ और जो टीम्स आई और जो उनकी खेल था, तो अब जो है हम लोग खटखटा रहे हैं कि भाई हमें आप एशियन गेम में शामिल करो, हमें आप ओलंपिक में शामिल करो। हम इस साल के अंत तक 90 देश में हो जाएंगे। और जितना सिंपल गेम है ये, जितना मास स्पोर्ट है ये, उसके ओलंपिक के लिए इसके शामिल होना एक बड़ी बड़ी संभावना है। हमारा लक्ष्य 32 का है, हमारा लक्ष्य 36 का नहीं है। हाँ, मैं 32 एशियन, हमारा लक्ष्य है कि 30 में एशियन गेम में आना चाहिए जी, और 32 में जो है इसको ओलंपिक में आना चाहिए। अभी भारत में जो देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र वाले इलाके में कुछ ज्यादा खेला जा रहा है खो खो। गाँव पूरे आप जो कह रहे हैं 600 से ज्यादा जिलों में आपने संघ बना रहे, क्या आपका संघ एक्टिव है कि उन सारे लोगों में जो खो खो के नए मानक तय हुए हैं उस ढंग से गांव-गांव तक ये बात पहुंचे और उसी ढंग से खेला जाने लगे? देखिए, महाराष्ट्र से खेल चालू हुआ था, तो स्वाभाविक तौर पे वहां पे महाराष्ट्र में इसकी जड़ें बहुत मजबूत है। लेकिन जिस दिन जम्मू कश्मीर का नतीजा आ रहा था, उस दिन पुलवामा से एक रिपोर्टर आज तक बोल रहा था और उसके पीछे खेल खो खो खेला जा रहा था। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसका ऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत है। एक होता है संगठित करके आपने खेल खिलाए, एक स्वाभाविक तौर पे हिंदुस्तान का जनमानस जो है ना, वो इस खेल को खेलता है। इसलिए ये मास स्पोर्ट है, हिंदुस्तान की आत्मा का खेल है, उसके सपनों का खेल है। हाँ, अभी तक उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, अभी तक तो उसको वो दर्जा मिला था ना, वो प्लेटफॉर्म मिला था जहाँ पे इस खेल की महारत और इस खेल की शोहरत लोगों के सामने देख सके। हिमालय के पार उस पार वाले देशों की क्या स्थिति है? चीन, जापान वगैरह में ये तक पहुंचा है खो खो? देखिए, चीन में पहुंचा हुआ है, जापान में पहुंचा हुआ है, पूरा एशियन, अभी अभी इसकी एशियन बॉडी बनी है जी, एशियन खो खो फेडरेशन बनी है। एशियन खो खो फेडरेशन जो है वो अब इसको पूरे एशिया में लेके जाएगी। ऐसी अभी यूरोपियन खो खो फेडरेशन बन रही है और अफ्रीकन खो खो फेडरेशन बन रही है। वो लोग जो है हर देश तक इस खेल को पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील होंगे, अग्रसर होंगे। तो इसलिए मुझे अब 1 साल के अंदर हम अपनी जड़ें मजबूत कर लेंगे और हर जगह पहुंच जाएंगे, अपना परचम लहराएंगे, ऐसा भी पूर्ण विश्वास है। सुधांशु जी, ये राजनीति बहुत दिनों से सक्रिय है और जब तक खेल फेडरेशन या महासंघ की बात होती है, बड़ी आलोचना होती है कि राजनेता वहां पहुंच जाते हैं और जैसे कि लेकिन एक राजनेता ने मिरेकल किया, आप जैसे राजनेता ने, तो इसमें राजनीति से जुड़े ही लोगों को ज्यादा रख रहे हैं या फिर खो खो चूंकि नया है और उसमें कोई सेलिब्रिटी उस ढंग से तैयार नहीं है, बाकी लोग कौन से लोग आ रहे हैं आपके इसमें? देखिए, आप हैरान होंगे कि इसके कौन कौन लोग रहे हैं। सुमित्रा महाजन जी, इंदौर, वो अध्यक्षा रही है मध्य प्रदेश की, खो खो राष्ट्रीय अध्यक्षा नहीं, खो खो की मध्य प्रदेश की अध्यक्षा रही। महाराष्ट्र के अध्यक्ष रहे शरद भाऊ पाटिल। अजीत पाटिल अभी भी महाराष्ट्र के जो है उसके चेयरमैन है। तो बड़े बड़े लोग इस खेल के साथ जुड़े रहे हैं इतिहास में, और मुझे लगता है अब इसके होने के बाद और इसके प्रति लोगों में सकारात्मकता आएगी। मैं से ये जानता हूँ कि ना केवल देश में, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है उसमें इतना एंटरटेनिंग गेम कोई है ही नहीं जिसकी की पोटेंशियल हो मास स्पोर्ट बनने की। हम आर्चरी करते हैं, उसका इक्विपमेंट चाहिए, शूटिंग करते हैं, उसकी इक्विपमेंट चाहिए, इसमें कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। ये एक सुधांशु जी जो सिचुएशन है कि धन एक मैटर है, जैसे कि आईपीएल है, उससे बड़ी मदद की, खास करके ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बाकी जगहों पे वो दिखाने की जो शुरुआत हुई, एडवर्टाइजर मिल गए, बाकी लोग मिल गए, तो ऑटोमेटिकली क्रिकेट गांव-गांव पहुंच गया और इनफैक्ट लोगों को लगने लगा कि ये भी एक ऐसा माध्यम हो सकता है जिससे हम
यंग बच्चों को कि हम नौकरी पेशा के बजाय इसे चूज कर सकते हैं। खो खो को इनकरेज करने के लिए आपको मैंने जैसे का कहा कि इसकी प्रतियोगिता है हर स्तर पर। इसका क्या, इसका हम लोगों ने जो स्पोर्ट्स साइंस का प्रोग्राम था वो बहुत एडवांस है। कैसे? हमने साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी और न्यूट्रिशन तीनों का मिश्रण के साथ स्पोर्ट्स साइंस का प्रोग्राम बनाया। हम जब शारीरिक रूप से उसका मूल्यांकन करते हैं तो हम उसको किन्हीं मशीनों पे नहीं करते, हम उसको एक सूट पहनाते हैं जिसमें सेंसर लगे होते हैं। तो खेलते समय उसका जो परफॉर्मेंस है उसकी हम 3D मैपिंग करते हैं, और 3D मैपिंग के द्वारा उसका हर पार्ट का आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट असेसमेंट होती है जो कहीं और नहीं होती। ये खो खो करता है। तो हमारे तो ये इक्विपमेंट किस मेगा लेवल पे आपने तैयार किया या फिर ये विश्व भर के बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हुए हमने इसको डेवलप करा। अच्छा, हाँ। और नहीं मेगा लेवल पे है, अवेलेबल है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर नहीं, ये तो अलीट के लिए चालू हुआ, नीचे होगा ना। अच्छा, पहले देखिए कहते हैं कि द क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन एक्सीलेंस एंड पोडियम इज स्पोर्ट्स साइंस। बाकी तो और आगे जैसे जैसे होगा और होती रहेगी। अभी जो 2 हीरो निकल के आए हैं, महिला खो खो टीम के जो चैंपियन है, जो जॉब में है और आईटी डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से, और मेल में भी निकल के आए हैं, प्रतीक है आई थिंक, प्रतीक भाई का। हाँ प्रतीक भाई। तो इनका मैपिंग कराया आपने, क्या है? हाँ, इनका सारा मैपिंग करवाया। जो कैंप लगा था हमारा जी, उसमें इन्हीं मैपिंग के को देखते हुए हमने इन पे काम करा। राइट। तो साइंटिफिकली यू आर ग्रोइंग द स्पोर्ट्स पर्सन, खास करके खो खो को लेकर के आपने इसको शुरू कर दिया। ये लैंडमार्क होगा, बदलाव होगा आने वाला पूरे तरीके से। खो खो के लिए तो बधाइयाँ ढेरों, और जैसा कि आप कह रहे हैं हम जाने वाले हैं और दुनिया भर में जाने वाले हैं। लेकिन सुधांशु मित्तल से बात की जाए और दिल्ली जब पूरे राजनीतिक ब्लू में है उसमें इस बसंत के बारे में बात न की जाए कि ये पतझड़ है या बसंत है, क्या है? ये तो भाजपा का बसंत होने वाला है। अब की बार का माहौल आपने देखा होगा, मतदान के माहौल में फर्क है। अरविंद केजरीवाल जी की विश्वसनीयता पे इतना बड़ा कुठाराघात हुआ है क्योंकि उन्होंने इतने सालों में एक के बाद एक झूठ बोल बोल के पहले भ्रमित करा, लेकिन लोगों को लगता नहीं था कि कोई जरा इतना भी झूठ बोल सकता, तो उनको लगता था सत्य होगा। लेकिन अब इतने साल में लोगों के मन में स्पष्टता आ गई है कि ये करते कुछ नहीं है और झूठ बोल के सिर्फ अपनी मार्केटिंग करते हैं। इसीलिए देखिए इनका स्कूल का सारा ढकोसला वो फट गया। कोर्ट ने कहा कि स्कूलों की दुर्दशा हो। ये अस्पताल और चिकित्सा की बात करें, मोहल्ला क्लिनिक फेल हो चुकी है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स पास करे कि किस तरह से लोगों को मरने के लिए तुमने छोड़ रखा है। तो आज के दिन अरविंद केजरीवाल के पास लफाजी के अलावा दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। इसलिए अब की बार लोगों में जब आप जाते हैं तो लोगों में बड़ा इनके प्रति आक्रोश है। लोगों के स्तर पर वो चाहते हैं कि इनको हटाए और मोदी जी को लेके आए। तो सुधांशु जी आप तब कर रहे हैं कि आप यू आर द पर्सन जो आर्किटेक्ट हैं बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली जो चुनाव लड़ रही है उसके, लेकिन नैरेटिव गढ़ने के मामले में आज भी देश का जो अगर सुपरलेटिव व्यक्ति है वो अरविंद केजरीवाल है। और जिस ढंग से वो बेटर कम्युनिकेट कर लेता है, लोगों से बात कर लेता है, और उस चक्कर में पिछले 3 माह से लगातार सरकारें बन रही है, भारतीय जनता पार्टी किनारे बैठ करके सिर्फ तमाशा दिख रही है। इस बार भी आपको नहीं लगता कि उसके नैरेटिव की जो क्षमता है वो काफी बड़े वोटर्स के बीच पहुंचाने में अपनी बात सक्षम होते हैं? अच्छा बताइए उसका नैरेटिव क्या है? नहीं, बैठा लीजिए किसी कंटेस्ट में और सामने सामने बात कर लीजिए। देखिए नैरेटिव जब बिल्ड होता है तो एक इशू के आधार पर होता है। मैंने जैसे लास्ट टाइम रखा ना, लास्ट टाइम का नैरेटिव था कि मैंने स्कूल दिए, मैंने शिक्षा, मैंने चिकित्सालय दिए। इस बार का क्या नैरेटिव? भाई वो कह रहा है कि मैं सारे एजेंसी मेरे पीछे लगाए आपने, और जो कुछ भी हो रहा है वो तो मुझे एलिमिनेट करने के लिए हो रहा है और मैं कट्टर ईमानदार हूँ। ठीक यही है ना, उसने क्या करा उसका भी नैरेटिव है क्या?
नहीं है ना। नहीं, जिस स्कूल का फेल बता रहे हैं उस स्कूल को कह रहा है कि योगी जी मेरी मदद लें और मैं उत्तर प्रदेश के स्कूलों को ठीक कर दूंगा। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ, कहना और लोगों के मन में उतरना तो अलग अलग चीज है। जो मैंने आपसे पूछा कि नैरेटिव क्या है, आपको भी समय लगा सोचने के लिए कि नैरेटिव क्या है, क्योंकि कोई नैरेटिव नहीं सेट कर पाए। किसी एक विषय के मुद्दे पे या दो विषय के मुद्दे पे लोग जो है जिसके अराउंड एक सारा चुनाव आ जाता है, नैरेटिव नहीं। देखिए, क्यों? क्योंकि उनका जो है जो है और मुझे पकड़ने में कोई ईमानदार, ये शीश महल जो है तो बाकी भी करते हैं, उनका हर नैरेटिव डिफेंसिव नैरेटिव, उनका नैरेटिव कोई क्रेडिबल नैरेटिव। और राजनीति में विश्वसनीयता एक बड़ी चीज है। लोगों को ये भविष्य के प्रति वो आश्वस्त होना चाहते हैं कि अगर इसको दिया तो मेरा भविष्य जो है उज्जवल होगा। आज उसके सारे में कोई ऐसा नैरेटिव नहीं बन पाया जिससे लगे कि मेरा भविष्य उज्जवल होने वाला है। गाली गलौज का नैरेटिव। इसलिए मुझे अब की बार बहुत ज्यादा, जब मैं जमीन पे था तो बहुत ज्यादा परिवर्तन देखता हूँ। उन्होंने कोशिश करी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कि भाई मैं 2100 रुपए दूंगा, एक 10 साल से खाती दे क्यों कर रहा हूँ। लेकिन सबसे हाथ से प्रश्न सुनिए कि अगर मैं आ गया तो ये जो तुम्हारे पानी के गलत बिल है ये मैं माफ कर दूंगा। अरे भाई, ये बिल दिए क्यों? तुम्हारी सरकार ने दिए ना, उसके बारे में तो सीखनी है कि गलत बिल आए कैसे। माफ तो मैं कर दूंगा, आए कैसे गलत बिल? मेरे यहाँ एक टूटी लगी हुई और 1.5 लाख का बिल आ गया, ये आया कैसे? इसका कोई जवाब नहीं। तो फिर क्या है? इसलिए मैं आपको समझा देता हूं, वायदे भाई हर पार्टी कुछ ना कुछ बोले, लेकिन क्या वो नैरेटिव में कन्वर्ट होता है? क्या लोगों के दिल तक उतर रहा है क्या? ये तो वोटिंग के लिए पता कर, लेकिन एक बात और बताइए कि बार बार लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस करके आई, और जब आम आदमी पार्टी डिस्क्रेडिट हो रही है, अगर आपकी बात माने भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर, तो कांग्रेस के लिए स्पेस बन रहा है या 100% बीजेपी के लिए स्पेस बन रहा है? उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जब रिड्यूस होती है, खासतौर से जो कि डिप्राइव्ड वर्ग है और जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये सारा जो उसके पीछे उसकी ईमानदारी को लेकर खड़ा हुआ था, ये जब डिमोलिश होता है तो स्वाभाविक एडवांटेज भी कोई नहीं। हाँ, कांग्रेस का अपना एक डिवाइड है जिसमें जैसे मुस्लिम है, मुसलमान के प्रति, मुसलमान में इसके प्रति इसकी विश्वसनीयता जीरो दिखती है। मुसलमान आज कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है, तो वो वोट जो है इसका वो इसके कांग्रेस में जा रहा है। तो इसके वोट का डिक्लाइन जिस सेक्शन में कांग्रेस की भूमिका है वहां जाती। भारतीय जनता पार्टी नेता से ये पूछना ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि कांग्रेस जो बिल्कुल शून्य में थी विधानसभा में, वो कुछ अंक ले आएंगी, या फिर जो कह रहे हैं कि नहीं क्यों जिसको डिप्लेस करके कांग्रेस की आएगी? कांग्रेस ने यहाँ पे लोकसभा चुनाव लड़ा तो स्वाभाविक तौर पे संगठन का एक जुड़ाव या संगठन का जनता के साथ एक बड़ा गंभीर रूप में एक इंटरेक्शन। इसलिए कांग्रेस जो खत्म हो गई थी, मर गई थी पार्टी, वो पार्टी का एक अस्तित्व दोबारा रिवाइव, अब कहां तक लेके पहुंचती है लेट्स सी। धन्यवाद सुधांशु जी, ये दो पहलू महत्वपूर्ण थे, लेकिन खो-खो के लिए विशेष बधाई आपको, और अगली बधाई देने का मौका अगर आया तो 8 तारीख के बाद आपके पास फिर से ढेरों शुभकामनाएं। बहुत